एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। यह कथन है महर्षि पतंजलि का, और अपने ग्रंथ महाभाष्य में इसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक भी शब्द अगर हम उचित ढंग से जान लेते हैं और उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग सही ढंग से करना सीख जाते हैं, तो वह शब्द हमारे लिए इस संसार में और स्वर्गलोक में कामधेनु के समान होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरा करने का काम करता है। जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और जैसा कि विदित हो गया है कि हम आज वर्णों के उच्चारण के बारे में बात करने वाले हैं। मुख के जिस अवयव से, हमारे मुंह के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के बारे में पाणिनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनि कहते हैं कि उदर के नाभि प्रदेश से उठने वाली वायु वर्णोच्चारण के समय मुख के जिस भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। आइए वर्णों के उच्चारण स्थान को स्पष्ट करने के लिए हम पाणिनीय व्याकरण के कुछ नियमों का, कुछ सूत्रों का उल्लेख करते हैं। देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात अ आ, कु से क्वर्ग, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। यानी कि जो नाभि प्रदेश से उठने वाली हमारी वायु है वो सीधे कंठ से होते हुए बिना किसी और अवयव को स्पर्श किए बाहर निकल जाती है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आगे चलते हैं। देखिए, इचु यशा नाम तालु, ई से हर्ष और दीर्घ दोनों ई का बोध होगा। चू मतलब च्वर्ग, चू से हमारा मतलब होगा च्वर्ग, और च्वर्ग में हमारे आते हैं च, छ, ज, झ और य और श। इनका उच्चारण तालु भाग से होता है और इनको तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। फिर तीसरा सूत्र क्या कहता है? रीटु रसाणाम मूर्धा, उच्चारण स्थान है मूर्धा। किन किन का? री रिकार, टू से ट्वर्ग, ट्वर्ग में कौन कौन आएंगे? देखिए, ट्वर्ग में हमारे पास आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण, र और श। इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है और इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। आगे चलिए, चौथा सूत्र हम देखते हैं। ली तुलसाराम दंताः। ली को पहले स्वरों में गिना जाता था, लेकिन अब लौकिक संस्कृत में और हिंदी में ली को नहीं रखा जाता। तू से होगा त्वर्ग, तू से हमारा अभिप्राय है त्वर्ग से, तू मतलब त्वर्ग। और त्वर्ग में हमारे पास आते हैं त, थ, द, ध, न, ल और स। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है वो दांतों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो इनका उच्चारण स्थान हुआ दंत और इनको दंत्य वर्ण भी कहा जाता है। आगे चलिए, 5वें नंबर पर आता है उ
पू उपधमानिया नाम औष्ठौ। यहाँ पर दो चीजें हैं, उ पू, यानी कि उ और उ, उ और उ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पू, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आई हुई हैं। उन दो चीजों में क्या है, एक तो है पू और जमा में उपधमानीय, उपधमानीय। यहाँ पर हम इनकी करेंगे दीर्घ संधि, तो यहाँ पर इसलिए उ की मात्रा दीर्घ है। देखिए आगे, तो यहाँ बताता है उ पवर्ग प फ ब भ म और उपधमानीय। उपधमानीय का प्रयोग भी आजकल हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखते हैं, और इसमें है क्या, देखिए प और ये निशान और फ, इनको उपधमानीय वर्ण कहा जाता था, जिनका प्रयोग आजकल हम नहीं देखते हैं। आगे चलिए, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो, ए ऐ कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु क्यों है भाई? देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है अ या आ जमा में ई या ई, इससे निर्माण होता है ए का, और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का तालु, तो दोनों को मिलाने से जब ये बना है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु। ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और इन वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिए ओदौतो कंठोष्ठम, ओदौतो कंठोष्ठम, ओदौतो कंठोष्ठम क्या कहते हैं? ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ, जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे ही देखिए, अ या आ प्लस में उ या फिर उ, तो यहाँ इनका उच्चारण स्थान है कंठ और इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और बना हमारे पास ओ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। आगे चलते हैं, देखिए एक और बचा है हमारा, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। यह अकेला ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आगे चलते हैं, यम गणना नाम नासिका च, अब यहां क्या है? यम गणना नाम नासिका च, य म ग ण और न, यानी कि हर वर्ग का पंचम वर्ण हमारे पास क्या है? हर वर्ग का पंचम वर्ण हमारे पास यहां आता है। देखिए हमारे पास य, ये किस वर्ग का है? च वर्ग, च्वर्ग का पंचम वर्ण है ये। अब म जो है वो किसका है? पवर्ग का पंचम वर्ण है। इसके बाद ग, ये जो हमारा है ग, ये क्वर्ग का पंचम वर्ण है। इसके बाद हमारे पास है ण, और जो ण है हमारा वो ट्वर्ग का पंचम वर्ण है। इसके पश्चात हमारे पास बचता है न, और न का हमें पता है त्वर्ग का पंचम वर्ण है। अब इसके लिए कहा है नासिका च, हर वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण नासिका से भी होता है। अब च कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर च हमें बताता है कि वर्ग के साथ उनका उच्चारण स्थान हम पहले निर्धारित कर चुके हैं। जैसे ग कंठ से होता है, य तालु से होता है, म ओष्ठ से होता है, न दंत से होता है, और न मूर्धा से होता है।
लेकिन इनके अलावा इनका उच्चारण नाक से भी होता है, और अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों का उच्चारण भी नासिका से होता है, नाक से होता है। तो वर्णों के उच्चारण का बहुत महत्व होता है। अगर हम किसी एक वर्ण का उच्चारण गलत कर देंगे तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, हम लिखते हैं स्वजन, जिसका अर्थ है प्रिय व्यक्ति, जिसका अर्थ है प्रिय व्यक्ति, और हम यहाँ उच्चारण बिगाड़ देते हैं, इसका खराब कर देते हैं उच्चारण को, और हम बना देते हैं इसको स्वजन। स दंते सकार की जगह हम तालव्य श बोल दें तो गड़बड़ हो जाएगी, जिसका अर्थ होता है कुत्ता। अब समस्या हो जाएगी, हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ हो रहा है। तो इसलिए वर्णों के उच्चारण का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।